हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन टुडेज अवर वीडियो हम यहाँ पे आपकी 7th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कवर करने वाले हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने 6 क्लास में पढ़ा है कि जो फूड होता है वो सभी जीने वाले ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव होते हैं उन सब के लिए जरूरी होता है। ठीक है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। हमको पता है ये बात कि जो हमारे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडीज। और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जितने भी जीने वाले जीव है हमारे, उन सभी को खाने की जरूरत है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो प्लांट्स होते हैं ना, पौधे, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जानवर और हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हमें हमारा खाना या तो डायरेक्ट प्लांट से मिलता है या फिर उन एनिमल्स से मिलता है जो कि प्लांट खाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली बोलू या इनडायरेक्टली बोलू, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। So, thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. ठीक है। Mode of nutrition in plants. So, देखो, plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surrounding. देखो, जो plants होते हैं ना, वो अपना खाना सिर्फ और सिर्फ कुछ रॉ मटेरियल्स यूज करके बना लेते हैं, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। ठीक है। और ये जितनी भी चीजें उनमें उनके आसपास ही मिल जाती हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बुलेट देयर बॉडीज टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। देखो, जो वो ये प्रोसेस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी बॉडी में कोई डैमेज हो वो उसे ठीक कर सके, वो ग्रो कर सके, अपने लिए खाना बना सके। देखो, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जो आप फूड ले रहे हो ना, उससे आपकी बॉडी एनर्जी भी ले। ठीक है, एनर्जी में यूटिलाइज करे। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। देखो, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं ना, उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ, और जो नहीं बना पाते उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। देखो, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक्स। हेट्रोट्रॉफिक्स का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक्स होगी जो दूसरों से खाना लेते हैं। इसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। की जो प्लांट्स है उनके अंदर खाना कैसे बनता है? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो पत्ते होते हैं ना, फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट की। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की, वो कौन सा पार्ट होता है? तो आपको बताना कि वो लीफ होता है। ठीक है। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सभी लीफ यानी पत्तों तक पहुंचने बहुत जरूरी होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। देखो, जो पानी और मिनरल्स होते हैं ना, जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं, वो रूट यानी जड़ों की मदद से पत्तों तक पहुंच जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में होते हैं, वो टाइनी पोर्स के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाते हैं। और जो टाइनी पोर्स होते हैं ना, वो दो दो कह रही हूँ, सॉरी, वो गार्ड सेल से क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं। ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है। इसके बाद है water and minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like a pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves। देखो, पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं पत्तों तक। ठीक है, एक वेसल की हेल्प से। और वो वेसल जो है रन एक पाइप की तरह रन करती है रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स तक। ठीक है। दे form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaves. They are called vessels। देखो, वो एक continuous का मतलब लगातार ही करते रहते हैं। ठीक है। You will learn more about transport of materials in plants in chapter 7। चैप्टर 7 के अंदर हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। इसके बाद है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्ते होते हैं ना, उनके पास वो हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी लेने में हेल्प करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर करना, फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो
का मतलब ये होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। देखो, ये जितना भी हमारा फूड मेकिंग प्रोसेस होता है ना प्लांट्स का, वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि जो सन होता है वो कितना जरूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या तुम सोच सकते हो कि जो हमारी लाइफ होगी वो कैसी होगी अगर हमारी धरती पे फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस ना हो? अब इसको सिंपल वे में समझाऊं, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, है ना. अब प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो वो हमें ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे, और अगर हम इंसानों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे? हम डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना. तो इसलिए काफी जरूरी है कि जो प्लांट्स वगैरह आएंगे हमारी अर्थ पे वो सही मात्रा में हो, है ना. यानी हमें प्लांट्स वगैरह, पेड़ वगैरह को नहीं काटना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल बी there will not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants besides oxygen, which is essential for the survival of all organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life will be impossible on the earth. जैसा मैंने आपको समझा दिया कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जिंदगी ही नहीं होगी. एक तरह से घुमा फिरा के जो बात मैंने आपको समझाई उसका सीधा सा मतलब यही है कि फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी जिंदगी भी नहीं होगी अर्थ पे किसी की भी. ठीक है. ड्यूरिंग photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves. The presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. देखो, जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना कि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो वो ऐसा होता है. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी लिया, ऊपर से क्या था? सनलाइट क्लोरोफिल पे थी, तो हमें क्या मिला? एक तो उनके पास था कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट वो खुद के लिए यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन उनका वेस्ट होता है वो हमें दे देते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन वो नहीं यूज करते. इसके बाद है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, और नीचे नहीं है. ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान कहते हैं ऑक्सीजन रिलीज होता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे एक 1 मार्क का एमसीक्यू आता है कि जो स्टार्च है वो क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, ट्रू और फॉल्स. इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि वो है यहाँ पे लिख रखा है ना. तो इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1, जो कि आप करके देख सकते हैं. देखो, एक्टिविटी क्या होती है बेसिकली, आप खुद करके देखो. ठीक है, आप जितना अच्छे से उसे खुद करके देखोगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी. और इसके अलावा मेन मैं आपको बता देती हूँ इस एक्टिविटी के अंदर जो हम मेन पढ़ते हैं वो होती है एल्गी. देखो, एल्गी क्या है बेसिकली, तुमने देखी होगी एक स्लीमी सी ग्रीन पैच हो जाती है पाउंड के अंदर. ठीक है, स्टैग्नेट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी. देखो, तुम देखोगे कि एल्गी क्या होता है, ग्रीन कलर का पदार्थ सा होता है. ठीक है, तुम देखोगे कि कहीं पे बहुत ऐसे पानी सा रहता होगा इकट्ठा, बहुत दिन हो गए होंगे, है ना, तो वहां पे ना हल्का हल्का सा ग्रीन ग्रीन सी घास सी आने लग जाती है, तो वही एल्गी होती है. इसके बाद है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स, सॉरी, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. अब देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन हमें तो सभी तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारे फार्मर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अभी आपको बताती हूँ. देखो, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी हमने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein, fats, but protein are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? देखो, बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स है ना वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं. तो रिकॉल करना है ये कि जो नाइट्रोजन होता है वो प्रेजेंट होता है इन द abundance in gases from in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form, releasing it into the soil. देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना वो नाइट्रोजन को बैक्टीरिया की हेल्प से लेते हैं जो कि उनके सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके बाद these
आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर, और पानी जब एक प्लांट ऑब्जर्व करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, तभी वो न्यूट्रिशन नाइट्रोजन गैस को भी, नाइट्रोजन गैस नहीं होती उस टाइम पे, वो नाइट्रोजन ही होता है नॉर्मल, उसको भी ले लेता है, ठीक है। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। देखो बेसिकली इसमें ये था कि जो हमारे, देखो सबसे पहले तो ये था कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर, उनकी हेल्प से वो लेते हैं। दूसरा ये जो हमारे फार्मर्स वगैरह होते हैं वो फर्टिलाइजर वगैरह मिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि जो प्लांट है उसको अच्छी मात्रा के अंदर मिनरल्स वगैरह मिल सके और वो हमें अच्छे से हमारे जो बेसिक न्यूट्रिशन है उनको कवर कर सके। देन हमारे पास टॉपिक आता है 1.3, दैट इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। दूसरे मोड्स कौन से होते हैं, देखो हेटेरोट्रॉफिक मोड। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो कि दूसरे, देखो ये हमने पहले भी किया था, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए। अब देखो होस्ट क्या होता है, बेसिकली एक प्लांट है कसकता, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो वो जब भी किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ता है ना खाने के लिए, तो वो जिस पे चढ़ता है ना उसको कहते हैं होस्ट। अभी आपको पिक्चर भी मिलेगी, तो देखो ये रहा, अब ये जिस पेड़ पे चढ़ा है ना, इस पेड़ पे चढ़ा है, तो ये है होस्ट, और ये है ऊपर आप देख रहे हो, ये हल्का हल्का सा बिल्कुल धागे जैसे देखने को मिल रहा है ना, ये है कसकता, ठीक है। इसके बाद है कसकता इज कॉल्ड दी पैरासाइट। अब देखो पैरासाइट क्या होता है, बेसिकली पैरासाइट ना जो जिस भी वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर चढ़ता है ना, वो उसको बिना मारे उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी, जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो लेता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बालों में जू हो जाती है, तो जू होती है वो आपके सर से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खून चूसती रहती है, लेकिन आपको मारती है नहीं, वो मार भी नहीं सकती है ना। इसके बाद हमारे पास आता है इंसेक्टिवेरियस प्लांट। इंसेक्टिवेरियस प्लांट क्या होता है, देखो इस तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये नीचे आ गई, सॉरी सॉरी, वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ देखो इस तरह के प्लांट्स होते हैं। अब देखो ये अपना ना ढक्कन खुला छोड़ते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आए, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है ना, तो ये अपना ये ढक्कन बंद कर देते हैं, क्योंकि इंसेक्ट खाते हैं। तो इन्हीं इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। और इसका एक एग्जाम्पल भी है जो कि है पिचर प्लांट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेप्टोट्रॉप्स। देखो सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं, तुम देखोगे, चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको भी अच्छे से। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तुमने देखा होगा मशरूम को बेचते हैं वेजिटेबल मार्केट में, है ना। यू मे हैव आल्सो सीन fluffy umbrella like branches growing in the moist soil on a root's wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. देखो तुमने देखा होगा कि जब भी बारिश का मौसम होता है ना, तो ऐसे ही छाते जैसे शेप का ये कुछ ना उग जाता है, ठीक है, कहीं पे भी उग जाता है, छोटी सी उसको जगह चाहिए होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम वो जानेंगे। तो एक्टिविटी 1.2 के अंदर आप यही चीज करने वाले हो। तो सबसे पहले हम देख लो सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो सबसे पहले तो फंगी के बारे में जानना। देखो तुम्हारे पास जो ब्रेड होगी ना, अगर तुम उसको थोड़े दिनों के लिए ऐसे गीले उसमें छोड़ दोगे ना, हल्के से मॉइस्चर में, यानी बारिश के समय पे, तो उस पर फंगी लग जाएगी। यहाँ पे जैसे शो रखी है, अब देखो बेसिकली वो एक फंगी जो है उस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करती है जिसके अंदर हम डेड एंड डीके मैटर से अपना खाना जो है वो लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो ये सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ना, उनको हम सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी है नीचे। इसके बाद है सेम्बोसिस। सेम्बोसिस क्या होता है, इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, और इस रिलेशन को हम सिम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रखे कि जो कुछ फंगीज होती है ना, वो प्लांट्स की रूट्स में रहती है, प्लांट्स उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, और बदले में जो फंगस होती है वो उनको वाटर और कुछ और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर व्हिच इज एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। देखो एक एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस जो होती है वो शेल्टर देती है, वाटर देती है, मिनरल्स देती है एल्गी को, और एल्गी बदले में उसका फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो इसके बाद हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। देखो हैव यू seen farmers spending manure
or fertilizer in the field or gardeners using them in lawns or in pot. Do you know why this is done? देखो मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ। देखो फर्टिलाइजर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हम मिट्टी के अंदर डालते हैं ताकि मिट्टी हमारी और उपजाऊ बने। अब फर्टिलाइजर क्या होता है, वो फैक्ट्री में बनता है। सेम ही मैन्योर होता है। अब देखो मैन्योर फैक्ट्री में नहीं बनता है, वो नॉर्मली आपके खेतों में भी बन जाएगा। जो गाय का गोबर होता है ना, वो भी एज अ मेन्योर यूज किया जा सकता है। ठीक है, आपके किचन वेस्ट होते हैं वो भी एज अ मेन्योर यूज किए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर्स में होते हैं केमिकल्स वगैरह होते हैं, मैन्योर में नहीं होते केमिकल्स, है ना। उसी चीज को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इनकी कितनी जरूरत होती है। और हमारे पास है राइजोबियम। राइजोबियम, अब देखो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि you learned that through nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in soluble form. The bacterium called ribosome can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. देखो राइबोजियम एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म मतलब जिसके अंदर प्लांट्स को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी के उसमें यूज कर पाए। अब देखो हमारे पास आता है क्वेश्चन लास्ट में, ये तो कंप्लीट हो गया चैप्टर, कि जितने भी हमारे एनिमल्स थे उनको हमने हेटेरोट्रॉपिक में वो किया है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक प्लांट था इंसेक्टिवेरियस प्लांट, क्या वो भी एक हेटेरोट्रॉप्स है? अब हमें इसका आंसर सोच समझ के आप कमेंट सेक्शन में बताना। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।